ऋतु बेटा, जरा ध्यान से जाना, मौसम भी आज बारिश का हो रहा है और साइकिल भी थोड़ा आराम से चलाया कर। ऋतु साइकिल साफ कर रही होती है, वहीं सरोज उसके पास खड़ी होती है। हाँ माँ, मैं साइकिल आराम से ही चलाऊंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो रोज का आना जाना हो गया है। चलिए अब मैं जल्दी से निकलती हूँ। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल पर सवार होकर फूड फैक्ट्री पहुंच जाती है। अरे आ गई भाई ऋतु, तुम तो अपने समय की बिल्कुल पक्की हो, हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस रहती हो, हैं? जी मालिक, अगर मैं काम के प्रति सीरियस नहीं रहूंगी तो जो लोग मेरे टिफिन का इंतजार करते हैं वो भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी भूखा रहना पड़े। लो भाई, तुम्हारे सारे टिफिन तैयार हो गए हैं, अब जल्दी से इन्हें साइकिल पर बांधो और टिफिन डिलीवरी के लिए निकल जाओ। ऋतु सारे टिफिन साइकिल पर रखकर घर घर टिफिन देने के लिए निकल जाती है। शाम का समय होता है, ऋतु घर लौट रही होती है, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से उसकी साइकिल पत्थर पर फिसल जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। हाय बाप रे, ये बारिश तो एक दिन जरूर मेरा हाथ पैर तुड़वा कर छोड़ेगी। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल को पैदल चलाते हुए घर पहुंच जाती है। बेटा, तेरे सारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? कुछ नहीं माँ, आज फिर बारिश में साइकिल फिसल गई थी। खैर आप सब बैठिए, मैं जल्दी से आप सबके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो मैं तेरे लिए फूड फैक्ट्री से आलू पूरी, हलवा और मीठा कद्दू लेकर आई हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे भाई, आज मैं बाजार गई थी सब्जी लेने। आलू का रेट पूरे 150 रुपए किलो बता रहे थे। मैं तो सुनते ही वापस आ गई। माँ, 150 रुपए किलो? इतने महंगे आलू? इतनी महंगाई में हम गरीब लोग क्या खाएं और क्या नहीं। शुक्र है कि मैं फूड फैक्ट्री में काम करती हूँ, जिससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाता है। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। अगली सुबह सरोज चूल्हे पर चाय बना रही होती है, वहीं ऋतु सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही होती है। बेटा, जरा संभल कर जाया कर, आजकल गुंडे मवालियों की बड़ी चर्चा सुनने में आ रही है। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आपकी बेटी किसी से डरने वाली नहीं है। अगर कोई गुंडा सामने आ गया तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल पर बैठकर फूड फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। रास्ते में फिर से जोरों की बारिश होने लगती है। अरे ओ मैडम जी, कहाँ अकेले अकेले साइकिल की सवारी करके जा रही हो? जरा हमें भी अपने पीछे बिठा लो। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऋतु साइकिल से उतरकर उसी साइकिल से प्रिंस की पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ छाता लेकर पड़ोसन कमला पहुंच जाती है। बेटा, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने इस गुंडे को। ये आते जाते हर लड़की को छेड़ता है। हर लड़की को तुम्हारी तरफ बहादुर होना चाहिए। तुम तो घर की जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से निभाती हो। हाँ आंटी जी, हर लड़की अंदर से बहादुर होती है, उसे किसी से डर कर नहीं रहना चाहिए। मुझे तो अपने घर के लिए काम करना अच्छा लगता है, आखिर पूरे घर की जिम्मेदारी मैं ही तो संभालती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे फूड फैक्ट्री जाने में देर हो रही है। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल उठाती है और फूड फैक्ट्री पहुंच जाती है। हे भगवान, कितना बुरा हो गया। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर बात क्या है? ऋतु बेटा, तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। एक भले इंसान ने सभी बच्चों की जान बचाई है, न जाने अब उन लोगों का क्या होगा। हे भगवान, सब लोगों की मदद करना। आज तो मैं भी लेट हो गई हूँ। चलिए जल्दी से सारे टिफिन दे आती हूँ। ऋतु सारे टिफिन साइकिल पर रखकर घर घर पहुंचाने के लिए निकल जाती है। रोज की तरह वो विधवा आश्रम में भी खाना देने जाती है। जैसे ही ऋतु विधवा आश्रम पहुंचती है। आ गई तुम बेटा, तुम्हारा इंतजार तो यहाँ की सारी विधवा औरतें ऐसे करती हैं जैसे उन्हें चांद का दीदार होना हो। अच्छा आंटी, मुझे पता है यहाँ की सभी आंटियाँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। चलिए मैं जल्दी से सबको टिफिन देकर खाना खिलाती हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय है, इनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर ऋतु टिफिन खोलती है और अपने हाथों से सभी विधवा महिलाओं को खाना परोसने लगती है। ऋतु बेटा, जरा देख तो ये दवाइयाँ कैसी हैं। अब तो मेरी आंखों ने भी जवाब दे दिया। पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा है और कौन सी दवा कब खानी है। दादी अम्मा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे आने का इंतजार कर लिया कीजिए। मैं तो हर रोज आती हूँ। रुकिए, अभी मैं आपको आपकी दवा देती हूँ। ऐसा कहकर ऋतु टेबल से दवाइयाँ उठाकर लाती है और दादी अम्मा को समय पर दवा देती है। ऋतु बेटा, हमारे अपनों ने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी सगी दादी की तरह हमारा ख्याल रखती हो। अरे दादी, अब आप मुझे रुलाएंगी क्या? आप ही तो मेरी असली दादी हैं। आप सबके साथ रहकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, आज मुझे घर जाने में भी देर हो गई है, कल फिर आप सबसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर ऋतु वहाँ से अपने घर चली जाती है। हे भगवान, आज का दिन कितना मुश्किलों से भरा हुआ था। शुक्र है कि मैं रोज विधवा आश्रम जाती हूँ। दादी अम्माओं के साथ मेरा मन बहल जाता है।
कैसा मुश्किलों से भरा दिन बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? सब कुछ ठीक है माँ। आज तो मैंने उस गुंडे को अच्छा मजा चखा दिया और जब मैं विधवा आश्रम जाती हूँ तो दिन भर की सारी थकान वहीं जाकर खत्म हो जाती है। हाँ हाँ मेरी लाडली, मुझे पता है तुझे उनकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है, तभी तो तू हर रोज टिफिन देने के बहाने उनके साथ इतना समय बिताती है। चल जल्दी से आ जा, सब मिलकर खाना खाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जोरों की बारिश होने लगती है। दीदी आज तो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, आप आज टिफिन देने कैसे जाओगी? ऋतु कपड़ों की तह लगा रही होती है। अरे आज तो संडे है, मुझे हर हाल में विधवा आश्रम जाना है। मैंने सोमवती दादी अम्मा से वादा किया है कि आज पूरा दिन उनके साथ बिताऊंगी। बेटा बाहर देख कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे जाएगी? माँ आज तो मुझे कोई आंधी तूफान भी वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर ऋतु साइकिल उठाती है और विधवा आश्रम के लिए निकल जाती है। जैसे ही ऋतु विधवा आश्रम पहुँचती है सभी बुजुर्ग महिलाएं उसे देखकर खुश हो जाती हैं। अरे बिटिया रानी आ गई, हमें तो लगा कि आज तू आएगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, आज संडे है, आज तो मुझे आप सबके साथ बहुत सारा समय बिताना है। हाँ हाँ सबके साथ समय बिताना है ना, भूल गई क्या? तूने मुझसे वादा किया था। अरे मेरी प्यारी दादी अम्मा, आपके वादे का मान रखने के लिए ही तो मैं इतनी बारिश में भी आप सबसे मिलने चली आई हूँ। चलिए आज हम सब मिलकर गेम खेलेंगे। इसके बाद ऋतु सभी विधवा महिलाओं के साथ बैठकर खेल खेलने लगती है। ऋतु बेटा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? दादी अम्मा परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अभी आपकी सिर में अच्छे से तेल की मालिश कर देती हूँ। ऐसा कहकर ऋतु सोमवती के साथ साथ सभी बुजुर्ग महिलाओं के सिर में तेल की मालिश करती है और उनकी चोटियां भी बनाती है। ऋतु बेटा तू निस्वार्थ भाव से इस विधवा आश्रम की 150 से ज्यादा महिलाओं का ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है, तुझे कभी परेशानी नहीं होती? नहीं आंटी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे तो आप सबके साथ समय बिताना और आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां शांति विधवा आश्रम की सभी महिलाओं से मिलने आती है। तभी उसकी नजर ऋतु पर पड़ती है जो पूरे मन से सभी महिलाओं की सेवा कर रही होती है। संगीता आखिर ये लड़की कौन है? देखो तो सही, सभी महिलाओं के साथ कितनी खुशी से घुल मिलकर रह रही है। मैडम जी, जैसे आपने पूरे विधवा आश्रम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी, वैसे इस लड़की ने इन सभी महिलाओं को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। रोज आती है, इनसे बातें करती है, खाना खिलाती है। सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाँ देखने में भी कितनी प्यारी और सुशील लग रही है। सच में किसी अच्छे घर की बेटी होगी। उसकी माँ ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, वरना आजकल कौन अपने बड़ों की इतनी सेवा करता है। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। संगीता तुम सभी महिलाओं का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर शांति घर चली जाती है। घर के हॉल में सभी लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़की कितनी प्यारी थी, वही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। सच में कितने अच्छे से सबका ध्यान रख रही थी और सभी महिलाएं भी उसके साथ कितनी खुश थी। अरे माँ जी क्या बात है, जब से आश्रम से लौटे हैं आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। आखिर बात क्या है? हाँ माँ जी, मैं भी देख रही हूँ आज आप मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने तो सोच लिया है कि अब अपने पोते की शादी जल्द से जल्द करवा दूं। मैंने एक लड़की भी पसंद कर ली है, वो रोज हमारे आश्रम में विधवा महिलाओं की सेवा करने आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वही हमारे 150 लोगों वाले परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। माँ जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उस लड़की की सारी खूबियाँ आपको पता चल गई हों। आज तक हमारे घर में कितनी बहुएं और नौकर आए, लेकिन कोई भी इतने बड़े परिवार में टिक नहीं पाया। ये बच्चे ही इतने शैतान हैं कि किसी को रुकने नहीं देते। अरे भाई, अगर माँ जी ने कुछ सोच लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। क्या पता इस बार आने वाली बहू पूरे परिवार और 150 लोगों के इस घर को खुशी से संभाल ले। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मनीष बेटा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में लड़की बहुत ही प्यारी और संस्कारी है। मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। दादी माँ, मुझे पता है कि आप जो भी करेंगी मेरे और पूरे परिवार की भलाई के लिए करेंगी। आपकी हर बात मेरे सिर आंखों पर। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शांति तुरंत संगीता को फोन मिलाती है। हाँ मैडम जी, इस लड़की का नाम रीतू है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। एक गरीब परिवार से है और घर घर टिफिन पहुँचाने का काम करती है। इतना कहकर संगीता फोन रख देती है।
भाई मुझे सारी जानकारी मिल गई है। अब हम कल सुबह ही रितु के घर जाएंगे। उस लड़की ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। सभी लोग कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार तैयार होकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर रितु के घर पहुंचता है। हे भगवान, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सरोज के घर के सामने क्यों खड़ी हैं? जरूर कोई बड़ी बात है। ऐसा बोलकर कमला अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर शांति अपने पूरे परिवार के साथ रितु के एक घर के अंदर जाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रितु के घर में कई जगह से पानी टपक रहा होता है। हे भगवान, इस बारिश ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। आज तो शायद आप काम पर भी नहीं जा पाओगी। क्या मुझे आज पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तेरी दीदी तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगी। ऐसा कहते हुए रितु पूरे घर में जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ बाल्टियां और टब रख रही होती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, आप सब कौन है? आइए बैठिए, हमारे घर में आपका स्वागत है। बहन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपकी इकलौती बेटी रितु का हाथ अपने पोते मनीष के लिए मांगने आए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। बहन जी, हम कहाँ मिट्टी और आप कहाँ सोना। हमारा और आपका तो कोई मेल ही नहीं है। बहन जी, रिश्ते अमीरी गरीबी देखकर नहीं बनते। रिश्ते तो दिलों से जुड़ते हैं और हमें आपकी बेटी सच में बहुत पसंद है। डॉली की बातें सुनकर सरोज की आंखें खुशी से भर जाती हैं। बहन जी, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। नहीं नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर कब तक बेटा शादी से मुंह मोड़ती रहेगी? एक दिन तो बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। देख कितना अच्छा और बड़ा परिवार है। जल्दी से हाँ कर दे बेटा। रितु शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम से रितु और मनीष की शादी हो जाती है। जैसे रितु कार से उतरकर अपना पहला कदम जमीन पर रखती है, सामने इतने सारे बच्चों की भीड़ देखकर हैरान रह जाती है। ये सब बच्चे कौन हैं? कहाँ से आ गए? कहीं आपने मेरा स्वागत करने के लिए इतने सारे बच्चों को तो नहीं बुलाया? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। पूरे 150 बच्चे हैं। तुम्हारा स्वागत है हमारे 150 बच्चों वाले परिवार में। हे भगवान, 150 बच्चे? आखिर एक परिवार में इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, सारी बातें यही पूछोगी क्या? पहले अंदर तो चलो। सभी बच्चे हाथों में फूल, फूलों की मालाएं और वेलकम टू होम के कार्ड लेकर खड़े होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होते ही सभी बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं और फूल व कार्ड वहीं गिराकर घर के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, इन 150 बच्चों ने तो पूरा घर गंदा कर दिया। कैसी गंदगी फैला दी है। बहू अंदर आओ, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है। रितु कलश को पैर से गिराकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है। बारिश में भीगे हुए 150 बच्चे पूरे घर में शोर शराबा कर रहे होते हैं। बहू घबराना मत, हमारे 150 बच्चों वाले परिवार में तेरा दिल से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। तू बहुत थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। हाँ हाँ, अंदर जाकर आराम कर लो। कल से तो तुम्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर शालू अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मनीष और रितु भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। आपने रिश्ता होने से पहले तो मुझे नहीं बताया कि आपके परिवार में पूरे 150 बच्चे हैं। आखिर इतने सारे बच्चे आए कहाँ से? अरे भाई, ये तो सोचो कि आज हमारी पहली रात है और तुम्हें बस यही बातें सोच रही है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह रितु शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है। तभी मनीष पीछे से आकर रितु को प्यार से गले लगा लेता है। उसी समय सोनू और परिवार के कुछ छोटे बच्चे कमरे में आ जाते हैं। देखो भाई, भैया तो अभी से बीवी के गुलाम हो गए हैं। लगता है अब हमसे प्यार नहीं करेंगे। अब तो भाभी अपने प्यार के जाल में फंसाकर भैया को हमसे दूर कर देंगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रितु नीचे आकर सबसे पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लेती है और फिर किचन में खाना बनाने चली जाती है। बेटा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू हमारे 150 बच्चों वाले परिवार के लिए पूरे मन से खाना बनाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। बस मुझे बता दीजिए कि बड़े बड़े बर्तन कहाँ रखे हैं। डॉली स्टोर रूम से बड़े बड़े पतीले, कढ़ाई और रोज बच्चों को खाना परोसने वाली थालियां निकाल कर ले आती है। सारा सामान एक जगह रखने के बाद रितु नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। भाभी, मुझे तो मटर का सूप पीना है, पहले बनाओगी ना? तभी बाकी छोटे छोटे बच्चे भी किचन में आ जाते हैं। सभी बोलते हैं, हमें भूख लगी है, खाना दो खाना दो। तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बना तो रही हूँ। जाओ बाहर जाकर खेलो। आप हम पर गुस्सा कर रही हो?
मैं अभी भैया से जाकर कहूंगी कि आप हमसे प्यार नहीं करती, आप भी बाकी आंटियों की तरह हो, उन्होंने भी हमसे कभी प्यार नहीं किया। ऐसा कहकर सभी बच्चे गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो एक से बढ़कर एक बच्चे हैं, मैं आखिर इन सबको कैसे संभालूंगी। आपको क्या लगता है, क्या बहू 150 बच्चों वाले परिवार में खुश रह पाएगी? ये